आज हम इस वीडियो में भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे प्यारे बच्चों 3 मुख्य शब्द हैं, कीवर्ड्स होते हैं हर प्रश्न के, उनको हमें देखना होगा। 3 शब्द हैं भारतीय, संस्कृति और मूलभूत। मूलभूत किसको कहते हैं? इंग्लिश में फंडामेंटल शब्द हम इसके लिए काम में लेते हैं। फंडामेंटल का तात्पर्य होता है वे कारक जिनके ऊपर कोई चीज़ टिकी होती है, उनको फंडामेंटल कहते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल पिलर्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो वे कारक जिनके ऊपर कोई चीज़ टिकी होती है उनको फंडामेंटल कहते हैं। तो इस बारे में हम ये अध्ययन करेंगे कि भारतीय संस्कृति के वे कौन से कारक हैं जिनके ऊपर भारतीय संस्कृति टिकी हुई है, भारतीय संस्कृति रुकी हुई है, भारतीय संस्कृति चलायमान है। तो यहाँ टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले हम संस्कृति शब्द को भी डिफाइन करते हैं कि संस्कृति किसे कहते हैं। संस्कृति के साथ साथ हम ये देखेंगे कि संस्कृति किस प्रकार सभ्यता से अलग होती है। संस्कृति के लिए कल्चर शब्द काम में लेते हैं और सभ्यता के लिए सिविलाइजेशन शब्द काम में लिया जाता है। प्रारंभिक दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक ही शब्द हों और इनके माध्यम से हम एक ही बात कहना चाहते हैं। किसी संदर्भ में हम कुछ कहना चाहते हैं तो दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, लेकिन वास्तव में प्यारे विद्यार्थियों ऐसा नहीं होता। सभ्यता और संस्कृति दोनों ही पृथक पृथक हैं और अलग अलग मायनों के लिए प्रयोग में ली जाती हैं। हालांकि आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड जरूर हैं, दोनों का पृथक अस्तित्व नहीं है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जिसके एक पहलू पर संस्कृति है, एक पहलू पे सभ्यता है। दोनों साथ साथ गमन करते हैं और दोनों के बीच में एक मानव है जो संस्कृति का हिस्सा भी है और मानव का हिस्सा भी है, सभ्यता का हिस्सा भी है। संस्कृति का सामान्य अर्थ ये होता है कि वे तत्व या कारक जो मनुष्य को संस्कारवान बनाते हैं, परिमार्जित करते हैं, मनुष्य को विशिष्ट योग्यताओं से, विशेषताओं से युक्त बनाते हैं, जो मानव के जीवन को सुखी बनाते हैं, स्पिरिचुअल शांति देते हैं, मानसिक शांति प्रदान करते हैं। ऐसी चीज़ों को हम संस्कृति में रखते हैं। साधारण रूप से इनको यदि समझना हो तो एक फूल का उदाहरण हमें देखना होगा। जैसे एक फूल होता है, वो हमें दिखता है तो उसका दिखने वाला भाग सामान्य रूप से सभ्यता होता है, जबकि उस फूल में जो गंध है वह गंध संस्कृति है। जब प्रारंभ में मानव एक पशु की तरह पाशविक जीवन जंगलों में रहकर फल फ्रूट पे आधारित अपना जीवन व्यतीत घुमक्कड़ के रूप में करता था, तो धीरे धीरे उस इंसान के मन में ये भावना जगी कि मुझे भी मेरा जीवन सुरीला, रंगीला, सुरम्य होना चाहिए। तो इस प्रयास में मानव ने लकड़ी, कोयले, चाक, आग, मकान इनका निर्माण किया। जैसे जैसे मानव की चेतना बढ़ी, मानव का लाइफ स्टाइल बढ़ा, तो मानव ने और चीज़ों का आविष्कार किया। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, सोशल इंस्टीट्यूट बनाए, बांध बनाई, नहर बनाई, भवन बनाए, हवाई जहाज बनाए। तो इस प्रकार वह अपने जीवन को सुधारने के लिए भौतिक पक्षों की तरफ लगातार ध्यान देता गया। तो इन भौतिक लक्ष्यों को, भौतिक जो अचीवमेंट्स हैं, उनको हम सिविलाइजेशन का दर्जा देते हैं। साथ साथ मानव ने अपनी स्पिरिचुअल, अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन और सुख के लिए भी कई अन्य चीज़ों पे भी साथ साथ विकास किया। जैसे कलाओं का विकास किया, नृत्य हो, फिलॉसफी हो, साहित्य हो, गायन कला हो, संगीत हो, इनका भी विकास किया, जो मनुष्य को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देते थे, आध्यात्मिक रूप से ईश्वर के निकट उसे जोड़ते थे।
तो इन पक्षों के ऊपर भी मानव लगातार विकास करता गया, इनको हम संस्कृति कहते हैं। तो इस प्रकार सभ्यता मानव जीवन के भौतिक विकास, भौतिक उपलब्धियों की ओर इंगित करती है। वहीं संस्कृति जो आध्यात्मिक, कलात्मक, साहित्यिक, संगीतात्मक गतिविधियां हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनकी ओर आकर्षित करती हैं। संस्कृति का विकास होता रहता है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सभ्यता का विकास भी होता रहता है। संस्कृति हो सकता है समृद्ध हो जाए, लेकिन सभ्यता ज़रूरी नहीं है कि वो समृद्ध हो जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि संस्कृति अपने विकास के लिए स्वतंत्र होती है, लेकिन सभ्यता अपने विकास के लिए संस्कृति पर आश्रित होती है। जब तक समृद्ध संस्कृति नहीं होगी, तब तक समृद्ध सभ्यता हो नहीं सकती। यही कारण है, जैसे कहा जाता है कि हम भारतीय जो लोग हैं वो भले ही सिविलाइजेशन के लेवल पर वेस्टर्न कंट्रीज से पीछे हों, लेकिन कल्चरल अचीवमेंट्स, कल्चरल डेवलपमेंट के नज़रिए से हम उनसे काफ़ी आगे हैं। और ये हमारी पहचान है, ये हमारी एकता है, ये हमारे भारतीय परिवेश की मजबूती है। तो संस्कृति सभ्यता पे आश्रित नहीं होती, लेकिन सभ्यता संस्कृति पे आश्रित होती है। सभ्यता को मापा जा सकता है, लेकिन संस्कृति को मापा नहीं जा सकता। सभ्यता बाह्य पक्ष को इंगित करती है और संस्कृति आंतरिक उपलब्धियों की तरफ इंगित करती है। संस्कृति निरंतर मजबूत होती रहती है। सभ्यता हो सकता है डाउनफॉल भी आ जाए उनमें। तो ये सभ्यता और संस्कृति में बेसिक डिफरेंस है। इसको किसी अन्य वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि सभ्यता संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनमें मुख्य अंतर क्या होते हैं, वर्तमान में किस प्रकार सभ्यता और संस्कृतियों के बीच एक क्लेश है और उस क्लेश से भारतीय संस्कृति किस प्रकार प्रभावित है, और भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं और कितने प्रयास किए गए हैं, इनको हम अन्य वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो पहली विशेषता है विविधता में एकता। भारत वास्तव में विविधताओं की भूमि है। विविधता यहाँ हर दूसरे कदम पे विविधता हमें मिलती है। विश्व के कई राष्ट्रों के समक्ष विविधता एक समस्या है, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि भारत के लिए ये विविधता भारत की एकता का माध्यम तो है ही, भारत की पहचान भी है। ये पूरे विश्व तथा मानव समुदाय के लिए एक संदेश है कि इतनी विविधताओं के बावजूद भी सहभाव, सांप्रदायिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्ष और अपने वैचारिक मूल्यों को, धार्मिक मूल्यों को कैसे स्वतंत्र रूप से फलीभूत कर सकते हैं, कैसे आपस में एक दूसरे को स्वीकार करवा सकते हैं। तो पूरे विश्व मानव समुदाय के लिए भारतीय संस्कृति एक अद्वितीय उदाहरण पेश करती है। शायद ही विश्व का ऐसा कोई धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा नहीं होगी जो भारत में निवास नहीं करती हो और जिनको निवास करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं हो। तो विश्व के देशों के लिए विविधता समस्या है, भारत के लिए विविधता अपनी एक पहचान है जो हमें गौरवान्वित करती है, जिसको हम महसूस करके खुशी महसूस करते हैं। द्वितीय विशेषता ग्रहणशीलता है। ग्रहणशीलता का तात्पर्य है चीज़ों को स्वीकार करना, और ये मानव व्यक्तित्व को बड़ा मजबूत बनाता है। तो भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ये विशेषता थी कि विश्व की जितनी भी संस्कृतियों की अच्छी अच्छी बातें थी उनको स्वीकार किया ताकि खुद की कल्चर समृद्ध हो सके। इस ग्रहणशीलता का ही प्रभाव था कि अनेक विदेशी आक्रमणकारी, भले शक आए हों, कुषाण आए हों, हूण आए हों, वो भारतीय संस्कृति के हिस्से ही बन गए। वो उसी तरीके से घुल मिल गए जैसे छोटी छोटी नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं और उनमें पृथकता करना असंभव हो जाता है। तो ऐसे ही भारतीय संस्कृति थी जिन्होंने विश्व की सभी बातों को ग्रहण किया जो मानव समुदाय के कल्याण के लिए और उसके जीवन स्तर को उपयोगी बनाती हों। तो इस कारण हमारा संस्कृति का पक्ष मजबूत हुआ। ग्रहणशीलता ये हमने देखा।
वसुधैव कुटुंबकम, इसका तात्पर्य होता है पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। विश्व की जहाँ संस्कृतियों में व्यक्तिवाद, व्यक्तिगत उपलब्धियों को प्रमुखता दी जाती है, व्यक्तिगत हितों को महत्वता दी जाती है, वहीं भारतीय संस्कृति व्यक्तिगत हित के बजाय राज्य हित या सामाजिक हित की बजाय, स्वयं के हित के बजाय पर्यावरण के कल्याण के लिए बल देती है। हमने पूरे विश्व को एक परिवार मानकर सार्वभौमिकता का विकास करने का प्रयास किया, ताकि जो क्षेत्रगत समस्याएं हैं, सीमाओं संबंधी विवाद हैं, उनका समाधान करने के लिए भारतीय संस्कृति एक मार्ग दिखाती है। इस गुण के कारण ही, इस विशेषता के कारण ही पूरे भारत में विविधता के बावजूद एकता बनी हुई है, क्योंकि हमने सबको एक परिवार का हिस्सा माना है। इसलिए एक व्यक्ति, समूह या संप्रदाय विशेष का संकट आने पर अन्य समूह के लोग भी परिवार के सदस्यों की भांति उनके कल्याण के लिए, उनके सहयोग के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तल्लीन हो जाते हैं। ऐसा अनुपम उदाहरण विश्व की अन्य संस्कृतियों में नहीं मिलता। चौथी विशेषता है दीर्घकालीन निरंतरता। डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी दी थी, अर्थात योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। हालांकि पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं है, लेकिन अधिकांश चीज़ें इसकी सही हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि इस पृथ्वी के ऊपर विभिन्न जीवों के मध्य संघर्ष चलता रहता है जीवन के लिए, और उस जीवन में वही जीव सफल हो पाता है जो सबसे योग्य हो। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में भी यही लक्षण देखने को मिलता है। विश्व की विभिन्न प्राचीन संस्कृतियां जैसे रोम, मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान, इनकी समकालीन थी, कुछ इनसे प्राचीन भी थी, लेकिन वर्तमान संदर्भ में यदि देखें तो उनके वजूद तक नहीं है। लेकिन भारतीय संस्कृति अपनी मूल विशेषताओं के साथ साथ अन्य विशेषताओं को ग्रहण करती हुई वर्तमान स्वरूप तक पहुंची है। यह इसकी विशेषताओं की मजबूती के नींव को प्रकट करती है। तो भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक अपने मूल स्वरूप में निरंतर चलायमान है। तो यह हमारे लिए व्यक्तिगत जीवन में एक प्रेरणा प्रस्तुत करती है कि हमें भी जीवन के अंतर्गत निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि निरंतरता से परिवर्तनता आती है और व्यक्ति अच्छे विचार, संस्कार ग्रहण करता है, जिस कारण एक आदर्श व्यक्तित्व की तरफ हम बढ़ते हैं। सहिष्णुता, इंटॉलरेंस। सहिष्णुता का तात्पर्य होता है सामने वाला जो पक्ष है, सामने जो समूह हमारे सामने है, उनकी बातों को सुनना, यदि उनकी बातें तार्किक हैं तो उन पर विचार करना और उनको स्वीकार करना। सहिष्णुता के कारण एक लोकतांत्रिक तथा सहभागी समाज और देश का विकास होता है। इसके कारण जो अल्पसंख्यक लोग हैं, छोटे वर्ग हैं, उनको भी ये आभास होता है कि इस देश के अंतर्गत, इस परिवेश के अंतर्गत उनकी भी आवाज़ को सामूहिक आवाज़ के रूप में शामिल किया जाता है। तो इस कारण अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है। उन लोगों को अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस का संकट मालूम नहीं होता। भारतीय संस्कृति ने सदा से ही सहिष्णुता की नीति अपनाई है। हम सहिष्णु रहे हैं, हमने सभी की अच्छी अच्छी बातों को स्वीकार किया है। हमने राम, रहीम, बुद्ध, महावीर स्वामी, सभी की जो चीज़ें हैं आपस में एक धर्म से दूसरे धर्म में देखी जा सकती हैं। एक संप्रदाय के गुरु के विचार अन्य संप्रदाय की पुस्तकों में देखा जा सकता है। आदि ग्रंथ के अंतर्गत कबीर के भी हैं, दादू के हैं, रैदास के हैं, रहीम के हैं, सभी के दोहे मिलते हैं। तो हम एक टॉलरेंस सोसाइटी में रहते हैं। टॉलरेंस हमारी सोसाइटी का अभिन्न हिस्सा है, जहाँ वेस्टर्न कल्चर के अंतर्गत 19वीं 18वीं शताब्दी में आकर ये गुण देखने को मिलता है। हमारी संस्कृति का तो अनादिकाल से महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। यही कारण है कि हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के रूप में रह रहे हैं। अगला विशेषता है मध्यम मार्ग तथा स्वतंत्र चिंतन पर बल। मध्यम मार्ग पर आधारित हमारी संस्कृति रही है। हम अतिवाद में भी नहीं जाते
और हम बिल्कुल आलसी भी नहीं रहते। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग की अवधारणा को विश्व में प्रसिद्ध किया। महात्मा बुद्ध यही कहते थे कि जीवन में हमें मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए, अतिवाद से हमें बचना चाहिए तथा स्वतंत्र चिंतन पर बल दिया। चूँकि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है तो उसका दायित्व बनता है कि उसको स्वतंत्र चिंतन करने के लिए एक निर्बाध और भयमुक्त वातावरण मिलना चाहिए। भारतीय संस्कृति शुरू से ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की समर्थक रही है और आज़ादी के समय भी ये महसूस किया गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति की गरिमा के विकास और उसके संपूर्ण विकास के लिए अति आवश्यक है। इसलिए हमने संविधान में भी अनुच्छेद 19 के तहत इस प्रावधान को शामिल किया और ये एक मूल अधिकार के रूप में हमने माना, क्योंकि व्यक्ति जब स्वतंत्र चिंतन करता है तो वो अपने एक विवेक सम्मत निष्कर्ष की तरफ बढ़ता है, जिससे नए नए विचार हमें देखने को, विकसित होने को मिलते हैं। तो भारतीय संस्कृति मध्यम मार्ग और स्वतंत्र चिंतन पर बल देने वाली रही है। अगली विशेषता है सर्वे भवन्तु सुखिनः के आदर्श पे चलते हैं कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोगों का भला हो। इस प्रकार हमारी कल्चर शुरू से ही, जैसे पहले भी हमने कहा है, कि व्यक्तिगत हित की बजाय सामुदायिक हित, पर्यावरण हित के बल देती है। व्यक्तिगत कर्तव्य के ऊपर बल देती है, लेकिन व्यक्तिगत अधिकारों पे उतना बल नहीं देती। व्यक्तिगत हितों पर भी, व्यक्तिगत उपलब्धियों पे कम बल देती है। सामूहिक उपलब्धियों, सामूहिक अधिकारों के ऊपर, सामूहिक हितों के ऊपर हमारी संस्कृति ने अधिक ध्यान दिया है। तो धीरे धीरे हमारी एक कलेक्टिव सोच बनी है, विविधता को हमने स्वीकार किया है कि हर व्यक्ति सुखी रहना चाहिए, हर व्यक्ति का स्वतंत्र चिंतन होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः का आदर्श सदा राजाओं के लिए भी रहा और वर्तमान सरकारों के लिए भी एक आदर्श है और एक गाइडिंग प्रिंसिपल है कि सभी के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। इसके लिए हमने भी संविधान के अंतर्गत भाग 4 के अंतर्गत डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी हमने बनाए थे, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, जो राज्य के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर रहे हैं और सरकारों ने इस दिशा में काफ़ी प्रयास भी किए हैं। नेक्स्ट विशेषता है मानव, पर्यावरण और जैव मंडल के साथ अस्तित्व की संस्कृति। ऐसा नहीं है कि भारतीय संस्कृति ने केवल मानव के विकास पे बल दिया हो, केवल मानव कल्याण की भावना पे ही बल दिया हो। हमारी कल्चर के अंतर्गत मानव के विकास के लिए पर्यावरण को भी उतना ही सम्मान और संरक्षण दिया है जितना मानव जीवन के कल्याण के लिए, मानव जीवन को उन्नत बनाने के लिए। हमने जैव मंडल, स्थल, जल और वायु तीनों के संरक्षण, तीनों की शुद्धता के ऊपर हमने बल दिया है। प्रकृति पूजा हमारी जीवन पद्धति क्या, हमारी पूजा पद्धति के मुख्य हिस्से रहे हैं। हम वृक्ष पूजा, श्रभ पूजा, नारियल पूजा प्रारंभ से ही करते रहे हैं। हमारी मुख्य सिंधु सभ्यता में ये देखने को मिलते हैं। काफ़ी चीज़ें सिंधु सभ्यता की वर्तमान भारतीय संस्कृति के अभिन्न हिस्से हैं। वैदिक कल्चर के हिस्से हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग बने हुए हैं। सत्यमेव जयते के आदर्श पे आधारित हमारी संस्कृति ये मानती है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। हमने सत्य को ईश्वर माना है, सत्य को ईश्वर से बढ़कर माना है। और ये हम हमारी संस्कृति में देख सकते हैं कि हमारे अधिकांश त्यौहार, पर्व और महापुरुष असत्य पर सत्य की विजय करते हुए प्रतीत होते हैं। अधिकांश त्यौहारों का आदर्श असत्य पर सत्य की जीत है। भले ही दीपावली से संबंधित हों, भले ही होली से संबंधित हों, विभिन्न प्रकार के त्यौहार असत्य पर सत्य की जीत पर आधारित हैं। तो हमारे लिए एक ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है कि हमें जीवन में सत्य के पथ पर चलना चाहिए। सत्य पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजित होता है। तो कुछ अन्य छोटी छोटी विशेषताएं हैं जिनका ज़्यादा महत्व नहीं है। गुरु की महत्ता पे बल है, प्रकृति की महत्ता पे बल है।
तो काफ़ी चीज़ें इस टॉपिक में और हैं, वो हम अन्य किसी टॉपिक में देखेंगे। तो ये काफ़ी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, तो आपको इनके जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना है।